हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पैरामाउंट क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे आपसे प्रॉमिस किया गया था कि इस चैनल के ऊपर आपके जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी यूपीएससी के जो जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन है, उस सब की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी एक होलिस्टिक मैनर में, एक कम्प्रीहेंसिव मैनर में, सो कि यूपीएससी का प्री या स्टेट पीसीएस का स्टेट लेवल का आप दे रहे हो एग्ज़ाम, उसका प्री, यहाँ तक के एसएससी और जेएंडके की अगर मैं पार्टिकुलरली बात करूँ तो जो एसएसबी का एग्ज़ाम होता है, जेके एसएसबी का, तो इन लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनके अंदर जो भी आपके जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये आपको कहीं और नहीं एक ही जगह पे आपको मिले और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिले कि दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमने आपसे प्रॉमिस किया था, तो उसी के चलते हुए ये पहला एक डेमो लेक्चर है आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हम अपने कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे। आपको क्या रहेगा, देखो कोर्स से ये नहीं समझना कि हम कोई आपसे चार्जेस लेने वाले यहाँ पर, हम इसी को यहीं पर यूट्यूब पे ही आपको ये फ्री में कवर अप करवा देंगे। ओके, जो प्री का जो सिलेबस है, जो जनरल स्टडीज़ के जो सिलेबस है, जो मैंने टॉपिक्स आपके सामने मेंशन किए, जो सब्जेक्ट मेंशन किए, इनकी कम्प्रीहेंसिव वे में आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इनके ऊपर टेस्ट भी यहीं पर आपको करवाए जाएंगे, सब कुछ यहीं पर होगा। ओके, तो पहला लेक्चर है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। भैया कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है बाबर हुसैन एंड दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं यूट्यूब के ऊपर पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक, मीनिंग, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है, देखो कोई भी कंट्री है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी नेशन को चलाने के लिए जो बेसिक रूल बुक होगी कि इस कंट्री को कैसे चलाना है, भाई ये हमारी कंट्री, इसको रन कैसे करेंगे, ओके, चलाना कैसे है, तो वो जो बेसिक रूल बुक होगी उस रूल बुक को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फंडामेंटल लॉ होगा, यानी सबसे बेसिक। बाकी जितने भी लॉ होंगे वो यहाँ से निकलेंगे। तो ये आप कह सकते हो द मदर ऑफ ऑल द लॉज। ओके, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अभी हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर देखेंगे, समझ आ जाएगा अच्छे से। इंडिया एज अ कंट्री, अब इस कंट्री को किस तरह से रन करना है, भाई सबसे पहले तो ये देखो भाई यहाँ के जो लोग होंगे वो कौन होंगे, इंडिया के सिटीज़न कौन होंगे। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीज़नशिप का चैप्टर डाल दो। अब उन लोगों के पास क्या क्या राइट्स होंगे, तो उसके लिए एक राइट का एक चैप्टर बना दो, फंडामेंटल राइट्स। अब सरकार को किस तरह की पॉलिसीज़ लानी है, क्या क्या लॉज बनाने हैं, उसके लिए डाल दो डीपीएसपी का एक अलग से चैप्टर डाल दिया। ओके, सेंट्रल और स्टेट के आपस में क्या रिलेशंस रखेंगे, उस तरीके के अलग से प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दे। तो ओवरऑल कंट्री को रन किस तरह से करना है, किस तरह से इलेक्शंस होंगे, किस तरह से गवर्नमेंट चलेगी, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रन होगी, तो वो सारा बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ओके, उस कंट्री को रन कैसे किया जाएगा, गवर्न किस तरह से किया जाएगा, वो सारी की सारी बातें जिस किताब के अंदर लिखी है वो बुक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगी। कहानी क्लियर। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिससे क्या होता है, कोई भी स्टेट को बनाया जाता है, किसी भी स्टेट को रन किया जाता है। ओके, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, यानी ये सबसे बेसिक लॉ। इसके बाद जितने भी लॉ बनाओगे, पार्लियामेंट आपकी जो भी कानून बनाएगी वो हर एक लॉ जो है इसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए। यानी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ ना बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगी। अगर ऐसा कोई लॉ बनाएगा तो आपके पास इंडिया के अंदर जुडिशरी है जो उसको गिरा देगी, उस लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर करेगी। तो इसलिए ये क्या है, फंडामेंटल लॉ है। बाकी जो भी लॉज होंगे वो इसके साथ कंपेटेबल होने चाहिए। ओके, और ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा जो भी लोगों के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पार्टिकुलरली, उनके क्या एस्पिरेशंस थे, क्या गोल थे, वो क्या चाहते थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन उन चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करेगा।
ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ आया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, ये है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये है मदर लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, यानी ये बेसिक लॉ है। ओके, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, जो बेसिक रूल बुक होगी वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, राइटिंग के बेस के ऊपर। ये दो तरह का होता है, या तो रिटन होगा या तो अनरिटन होगा। फ्लेक्सिबिलिटी के बेस के ऊपर, यानी अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या तो फ्लेक्सिबल होगा या तो रिजिड होगा। ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं, रिटन क्या होता है और अनरिटन क्या होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इंडिया की ही बात कर रहे हैं। आप मार्केट जाते हो या किसी भी लाइब्रेरी में जाते हो, आप बोलते हो कि सर मुझे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून, जो बुक चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो आपको ईजिली कोई सी भी बुक देगा। जैसे PM बख्शी की एक फेमस बुक आती है बेयर एक्ट की, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, उसके अंदर सभी स्टूडेंट मोस्टली तो वही पढ़ते हैं। ओके, तो उसके अंदर आपको पूरा आर्टिकल 1 से लेकर लास्ट आर्टिकल तक आपको पूरा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंदर देखने को मिलता है। ओके, ये क्या है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल है। अब आप चले गए यूके में, आप किसी लाइब्रेरी पे या किसी स्टेशनरी शॉप पे आप खड़े होते हैं, आप बोलते हो कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके की जो बुक है मुझे वो चाहिए, तो वो आपको क्या बताएगा भैया दुनिया में ऐसी कोई किताब ही नहीं है। क्यों, आप क्या सोचोगे, इसका क्या मतलब है कि लिखा नहीं गया वहाँ का कानून, ऐसा नहीं है। देखो मतलब क्या है, हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो कंसोलिडेटेड है, कंपाइल्ड है। एक ही बुक के अंदर सारे के सारे कानून, सारे के सारे प्रोविजन, सारे के सारे आर्टिकल्स को डाला गया है, अरेंज किया गया है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर उनको कंपाइल किया गया है, कंसोलिडेट किया गया है। लेकिन यूके के अंदर ऐसा नहीं है। यूके में क्या हो रहा था, पार्लियामेंट कोई भी एक लॉ बना रही है, बन गया एक लॉ, फिर कुछ और ज़रूरत बन गई तो बना दिया दूसरा लॉ, फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो बना दिया कोई और लॉ। तो वो लॉ बनाते गए, लेकिन कभी उनको कंसोलिडेट नहीं किया। कोई उनकी एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बैठी जो पूरे के पूरे कानून को एक ही जगह लिखे, एक ही जगह कंसोलिडेट करे। जिस तरह इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ही बार पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, उसको कंपाइल कर दिया, एक बुक बना दी, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया। यूके के केस में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी बेसिक डिफरेंस ये नहीं है कि लिखा गया है कि नहीं, डिफरेंस ये है कि वो कंपाइल किया गया है या नहीं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंपाइल किया गया है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कंपाइल नहीं किया गया, इसलिए उसको अनरिटन बोलते हैं। ओके, ये कहानी क्लियर है। देखो, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन सिस्टमेटिकली उसको रिटन किया गया है और एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड किया गया है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ उसको रिटन डाउन नहीं किया गया है। ओके, किसी भी एक सिंगल बुक में, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल बुक के अंदर उसको लिखा गया है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नॉट कंटेन इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में उसको कंटेन नहीं किया गया है, बल्कि क्या हो, सालों की चलती प्रैक्टिस के ज़रिए अलग अलग लॉज आते गए, उन लॉज को फॉलो करते गए, वही उनका कानून बन गया, कंपाइलेशन नहीं हुई। ये क्लियर है रिटन और अनरिटन। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल और रिजिड। देखो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आपकी जो लेजिस्लेचर है, देखो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होती है लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एक होती एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को इम्प्लीमेंट करेगी ग्राउंड लेवल पे, और तीसरा ही होती है जुडिशरी जो ये देखेगी क्या ये दोनों ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जस्टिस दिलाने का काम इसका होगा। और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं। तो इंडिया में चेक्स एंड बैलेंस का ही सिस्टम चलता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर ने, उसके पास पावर है कि जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसके अंदर कुछ चेंज ला सके। अब वो चेंज किस लेवल की ला सके, उस हिसाब से डिसाइड होता है वो फ्लेक्सिबल है या रिजिड। अगर आपकी लेजिस्लेचर, इंडिया के केस में आपकी पार्लियामेंट, उसके पास इतनी पावर है कि वो पूरे के पूरे कानून को ही बदल दे और नया कानून बनाए, हम कहेंगे ये बहुत फ्लेक्सिबल है फिर। लेकिन अगर उसके पास लिमिटेड पावर है तो हम कहेंगे नहीं, हमारा कानून बड़ा सख्त है, इसको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जांपल है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन नहीं है, वही कंपाइल नहीं है वो, ठीक है ना, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पिछले सारे लॉज को बदल के नए लॉज बना सके, यानी वो फ्लेक्सिबल है।
यूएसए की मैं बात करूँ, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से, बहुत स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है उसको चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, प्रोविज़न ही ऐसे बनाए हैं कि आसानी से आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। चेंज करने का मतलब है अमेंड करना, ओके, टेक्निकल वर्ड है अमेंड करना यानी चेंज करना, ओके। तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता, और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत आसानी से अमेंड किया जा सकता है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है दोनों का। कुछ प्रोविजन है जिनको आसानी से अमेंड किया जा सकता है, कुछ प्रोविजंस के लिए बहुत स्ट्रांग मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है अमेंड करने के लिए, ओके। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता लगेगा वो कौन कौन सा है। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है ईजिली अमेंड किया जा सकता है, ओके, सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता, बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है अमेंड करने के लिए, और ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से ये चेंज नहीं होता बल्कि बहुत स्ट्रांग मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। कहानी क्लियर? उसके बाद एक और टर्म होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी सरकार, एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो गवर्नमेंट लिमिटेड होगी, कंट्रोल में होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करेगी, जो करप्ट नहीं होगी, जो एब्सोल्यूट नहीं होगी, जो आर्बिट्रेरी नहीं होगी। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सरकार बहुत अच्छी होगी, ओके। इसका सिंपल मतलब ये है, यानी जहाँ की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलेगी, हम बताएंगे उस जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल कर रहा है, ओके। तो ये क्या है? पॉलिटिकल फिलॉसफी जो क्या बताती कि गवर्नमेंट अथॉरिटी लोगों से आएगी। जो कानून है वो किसने लिखा? जैसे इंडिया का कानून किसने लिखा? लोगों ने लिखा है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग बैठे थे वो दे वर द पीपल ऑफ इंडिया, उनको लोगों ने इलेक्ट किया था, वहाँ पे उन्होंने कानून लिखा ताकि जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके, ओके। और पावर किसके पास रहे? लोगों के पास रहे, ओके। तो वो लिमिटेड हो, सरकार कंट्रोल में रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में रहे, और पावर कहाँ से आए? असली पावर लोगों के पास हो। आई बात समझ? इसका ओरिजिन हुआ था, किंग जॉन थे इंग्लैंड के, तो उन्होंने क्या काम किया था? बिल ऑफ राइट इशू किया था, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी, यहाँ पर ये बताया गया था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है कि किस तरह से जो राजा है वो एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट डेस्पोट नहीं होना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए, उसके पास उसके ऊपर कुछ कंट्रोल होने चाहिए, कुछ चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम होना चाहिए, ओके। जो राजा को थोड़ा उसके ऊपर थोड़ी नकेल कसे, ओके। तो ये है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कानून के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करे, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इस चीज़ को बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक और टर्म होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी होती है, एक टर्म यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब ये होता है कि यू शुड रिमेन स्टिक टू द वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ के साथ जुड़े रहें, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चले, लोग भी चले और सरकार भी चले, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहलाती है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं उनको हम देखेंगे, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, डेमो लेक्चर था, थोड़ा सा आपको आइडिया देना था किस तरह से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके। इसको और डिटेल में हम करेंगे, ओके। जैसे जैसे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बच्चे और बढ़ेंगे, लाइव क्लासेस ली जाएंगी। इन्हीं स्लाइड्स को मैं, इसी लेक्चर को मैं 1 घंटे 1.5 घंटे एक्सटेंड करूँगा, ओके। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।